हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स के इस क्लास में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे प्रेसिडेंट के बारे में हम बता रहे थे और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ अनुच्छेद पर बात किए थे, जिसमें 52, 53 और 54 अनुच्छेद को देखे थे। और 54 अनुच्छेद बहुत अधूरा है और आज हम 54 अनुच्छेद को पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे अनुच्छेद 52। हालांकि राष्ट्रपति जो है संघ के अंतर्गत आते हैं और यह भाग 5 में आते हैं। संघ के अंतर्गत आते हैं और यह भाग 5 के अंतर्गत आती है। और यह संघ जो है किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वह 52 से 151 के अंतर्गत आती है। तो 52 में हम क्या बताए थे, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। और 53 में हम बताए थे कि कार्यपालिका के प्रधान होती है। तो कार्यपालिका के प्रधान कौन होती है, तो वह राष्ट्रपति होती है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और 54 में बताए थे निर्वाचन। निर्वाचन पर हम आधा बात किए थे और आज हम निर्वाचन को पूरा करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेती है, तो आप याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेती है। और कौन भाग नहीं लेती है उसको भी याद रखिएगा, तो एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेती है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेती है और विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आप सुनते होंगे जब भी कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति जो इस बार उसको कुल वोट जो है 8 लाख मिली है या 9 लाख मिली है या 7 लाख मिली है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि यह 8 लाख वोट कैसे मिल जाता है? हालांकि अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेती है। लेकिन देखा जाए तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में 245 है और लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं, 545 है। और विधानसभा तो यह राज्य के अनुसार होती है। फिर भी इसको अगर इसमें से देखा जाए तो 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, वह तो भाग लेगा नहीं। और इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी भाग नहीं लेगा। तो इसको अगर मिला दिया जाए तो लगभग यह 700 के करीब हो जाएगा, लगभग 700 सदस्य हो जाएंगे। और जिसमें विधानसभा को देखा जाए, जैसे बिहार में 243 सदस्य है, उसी प्रकार से अगर पूरा ओवरऑल मिला दिया जाए तो वह 10,000 भी नहीं पूरेगा। लेकिन आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति वोट जो विजेता हुए हैं उसे 8 लाख वोट मिला है या 9 लाख मिला है या 7 लाख वोट मिला है। तो फिर यह पॉसिबल कैसे होता है, अर्थात वोट जो होती है वह लाखों में कैसे चल जाती है, तो उसको हम देखते हैं। आप देखते होंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि वह वोट काउंटिंग कैसे होती है, उसको हम देख लेते हैं। तो आप सुनते होंगे एक एमएलए की वोट, आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ लाखों में वोट चली जाती है, उसको हम देखते हैं। तो एक एमएलए की वोट पहले हम निकालते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि विधानसभा में क्या होती है, एमएलए बैठती है। तो एक एमएलए की वोट देख लेते हैं, वह कितने वोट के बराबर होती है। तो एक एमएलए, यहाँ पर एमएलए का फॉर्मूला होता है कि एक एमएलए की वोट की क्या फॉर्मूला होती है, एक एमएलए की वोट की क्या फॉर्मूला होती है। तो एमएलए क्या होते हैं, वह राज्य में रहती है। तो राज्य में जो होती है यह एमएलए की वोट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस राज्य के जनसंख्या, एमएलए जो होती है वह राज्य की होती है। तो उस राज्य की जनसंख्या, अगर जिस राज्य में हम एमएलए की काउंटिंग कर रहे हैं, बट्टे में क्या होती है, तो उस राज्य के विधानसभा, क्या था, उस राज्य के विधानसभा के सीट गुने क्या होती है, 1000। यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अर्थात एक एमएलए की वोट की फॉर्मूला क्या होती है, उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा की सीट गुने 1000। यह फॉर्मूला याद करेगा। हम सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चले बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो कितनी जनसंख्या है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग जो है वह 10,90,95,00,000 जनसंख्या है। लगभग हम मान लेते हैं 10 करोड़ जनसंख्या बिहार की। और बिहार में कितने विधानसभा की सीट है, तो 243 है। तो अब इस हम 243 को हम एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं 250 मान लेते हैं। क्यों, अगर 243 मानेंगे तो मान दशमलव में चला जाएगा, इसलिए हम 243 जब हम 250 मान लेते हैं। और लगभग बिहार की जनसंख्या 11.25 करोड़ है, तो हम इसको 10 करोड़ मान लेते हैं। अब इस हिसाब से हम निकालते हैं कि बिहार में एक एमएलए की वोट जो होती है वह किसके बराबर होती है, यानी कितने के बराबर होती है एक एमएलए की वोट। तो आप देखिएगा उस राज्य की जनसंख्या, अर्थात उस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ होगी। तो 10 करोड़ हम ले लेते हैं, दाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़ और 10 करोड़। तो यह कौन हो गया, बिहार की जनसंख्या हो गया बटे उस राज्य के विधानसभा की सीट। तो हम कितने माने विधानसभा की सीट, 250 माने हैं, तो 250 गुने क्या हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ से हम काटते हैं, यह 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट गया और यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो 25 चौका 100। तो लगभग यहाँ पर मान कितना आया, 400। अर्थात एक एमएलए की वोट का मान कितना आया, तो एक एमएलए के, बिहार के एक एमएलए की वोट के मान जो है वह 400 आया। लेकिन अगर बिहार के कुल एमएलए की वोट कितना हो जाएगी, तो कुल बिहार की वोट कितने, 250 है, तो कुल वोट कितना हो जाएगा, 250 गुने 400 बराबर कितना, 25 चौका 100 और 3 को जीरो और हो जाएगा। अर्थात देखा जाए तो 1 लाख हो गया। अर्थात बिहार में कुल एमएलए की वोट कितनी हो गई, तो बिहार में कुल एमएलए की वोट जो है वह 1 लाख हो गई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एक एमएलए की वोट, और फिर क्या था, कुल बिहार में कुल एमएलए की वोट कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। अगर आप देखिएगा, अगर ओवरऑल देखिएगा बिहार में कितने राज्य हैं, तो बिहार में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो इतनी सारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर क्या होती है, और लाखों में चली जाती है। इसी कारण से क्या होता है, आप सुनोगे राष्ट्रपति के वोट में 8 लाख, एक राष्ट्रपति जो जीता है 8 लाख 9 लाख वोट मिला है। कैसे, तो इस प्रकार से मिलती है। तो अकेले बिहार से 1 लाख हो गया, तो फिर 28 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है उसको भी काउंट किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में चूंकि एमएलए भी भाग लेती है और एमपी भी भाग लेती है, तो हम एमएलए की वोट को काउंटिंग कर लिए। अब हम देखते हैं एमपी की वोट की काउंट करते हैं। तो एक एमपी की वोट किसके बराबर होती है, तो एमपी कहाँ पर बैठती है, संसद में बैठती है। तो संसद में बैठती है, तो अब देखते हैं एक एमपी की वोट किसके बराबर होती है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कुल एमएलए। इसका फॉर्मूला क्या था, कुल एमएलए की वोट बटे कुल एमपी की वोट। अर्थात कुल एमएलए की वोट का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं और जिस राज्य में केंद्र शासित, यानी कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उस सब को काउंट करके यहाँ पर लिखा जाएगा कुल एमएलए की वोट। और कुल एमपी की वोट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों चलाएगा। तो कुल एमपी की वोट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो जाएगा, और तब यहाँ पर भाग दीजिएगा तो वह क्या होगा, एक एमपी की वोट निकल जाएगी। या एमपी का वोट जो होता है वह सभी के लिए समान होता है। सपोज दैट अगर मान लिया जाए, अगर एक एमपी की वोट जो है अगर 502 निकली, तो भारत में जितने भी एमपी होंगे वह कौन होगी, सभी के वोट जो होगी वह 502 होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संसद क्या है, एक ही वो संसद है, इसलिए क्या होता है सभी एमपी के वोट जो है वह बराबर होती है। लेकिन एमएलए की वोट में डिफर अर्थात अंतर क्यों चलाता है, तो जानते हैं कि सभी राज्य की जनसंख्या अलग अलग है और सभी राज्य में विधानसभा की सीटें अलग अलग है, इसलिए एमएलए की वोट में क्या होती है, अंतर आ जाती है। लेकिन एमपी की वोट में क्या होती है, अंतर नहीं आती है, क्योंकि संसद तो क्या है, एक ही है। तो दोस्तों आप समझ के होंगे कि एमएलए की वोट और यह जो चैप्टर है वह निर्वाचन के अंतर्गत आता है। कल हम निर्वाचन पढ़ाए थे, राष्ट्रपति की निर्वाचन, उसी निर्वाचन में आप लिखिएगा या एमएलए की वोट और एक एमपी की वोट। अब निर्वाचन में एक पॉइंट और आती है, एक होती है जमानत राशि होती है, जमानत राशि। अर्थात जब आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो जमानत राशि जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मनी कहते हैं, वह जमा करनी होती है। तो वह कितना जमा करना होता है उसको आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के जमानत राशि में आप याद रखिएगा, जब आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा तो उसमें जमानत राशि जो होती है वह 15,000 रुपए जमा करनी पड़ती है। यह रुपया कहाँ पर जमा होता है, तो आरबीआई में जमा होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए जो होती है वह जमानत राशि के रूप में जमा होती है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप 1/6 वोट, अगर 1/6 वोट मिनिमम 1/6 वोट अगर आप नहीं लाते हैं तो यह 15,000 रुपए जब्त कर ली जाती है। बात यहाँ पर 15,000 रुपए की नहीं है। अगर आप समझिए कोई भी राष्ट्रपति कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ, भले हुआ उसको 1/6 वोट नहीं मिला या 15,000 रुपया जब्त हो गया, यहाँ पर रुपया की बात नहीं है, बात यहाँ पर इज्जत की है
कि वह उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग लिया, उसे 1/6 वोट भी नहीं मिला, कितना बेइज्जती होगा तो वह समझ पाएगा। इसलिए क्या होती है, 1/6 वोट लाना जरूरी रहता है, नहीं तो वह 15,000 रुपया जब्त हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह जो निर्वाचन के अंतर्गत एक MLA की वोट, एक MP की वोट और एक क्या होती है, जमानत राशि आती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 55 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 55 को देखते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के कोटा, कोटा का मतलब क्या होता है, कोटा का मतलब होता है न्यूनतम वोट, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी वोट होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 55 में क्या, राष्ट्रपति की कोटा अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वोट कितनी होनी चाहिए। पहले यह प्रावधान था कि जितने भी, पहले यह प्रावधान क्या था कि आधे से एक अधिक वोट अगर हो जाए तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यह क्या उम्मीदवार, मान लेते हैं कुल वोट जो है, कुल वोट कितना पड़ा, कुल वोट जो है वह 100 पड़ा। उम्मीदवार मान लेते हैं, उम्मीदवार कितना था, तो उम्मीदवार मान लेते हैं 4 था। पहले यह प्रावधान था कि तो आधे से एक अधिक वोट हो जाए तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे क्या 100 उम्मीदवार थे और 4 से भाग दिए +1, एक ज्यादा हो तो वह क्या राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 25 + 1 क्या 26 हो गया। लेकिन यह अगर 26 अगर जिसको मिल जाता है वह राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, दिक्कत क्या आ गई कि यह जो कोटा है, यह अभी जो कोटा निकाले 26, यह क्या बहुत ही ज्यादा है, जिससे क्या होता है यहाँ तक कोई आदमी पहुंच भी नहीं पाता। क्यों, अगर बाय चांस मान लिया किसी साल जब चुनाव हुआ लेकिन उसमें अगर ज्यादा भाग ले लिया, ज्यादा उम्मीदवार उसमें भाग ले लिया, तो इस वजह से क्या होता था, इस निश्चित कोटा तक वह नहीं पहुंच पाता था। इसलिए इसमें क्या हुआ था, इस फॉर्मूला में चेंज किया गया। तो फिर क्या हुआ था, एक नया फॉर्मूला बनाया गया राष्ट्रपति की कोटा निकालने के लिए। इसमें क्या बताया गया कि कुल वोट, क्या बताया गया, कुल वोट बटे कुल उम्मीदवार +1 और फिर यहाँ पर +1, अर्थात बाद में क्या चेंज किया गया कि कुल वोट बटे कुल उम्मीदवार +1 और फिर यहाँ पर +1। हालांकि पहले जो क्या था, पहले सिर्फ यहाँ पर ही +1 था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इस मान को कम करने के लिए या डिनोमिनेटर में क्या हुआ था, एक और जोड़ दिया गया ताकि राष्ट्रपति की कोटा कम हो जाए और अगर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार भी भाग ले तो कोई एक ऐसा उम्मीदवार हो कि उस कोटा को पार कर जाए। अगर आप यहाँ पर देखिएगा कुल वोट कितना पड़ा, तो 100 पड़ा। कुल उम्मीदवार कितना था, 4 था, +1 यहाँ पर और फिर बाद में +1 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 100/5 +1, तो यहाँ से कितना निकल गया 20, 1 21 निकल गया। अर्थात आप यहाँ पर देखिए 26 निकला और यहाँ पर 21 निकला। तो इससे क्या हुआ था, इसी को कम करने के लिए क्या हुआ था, एक यहाँ पर जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया, बाई चांस किसी साल अगर ज्यादा उम्मीदवार अगर शामिल हो गया उस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो गया, तो वह क्या होता, कोई भी उम्मीदवार एक फिक्स कोटा तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए क्या हुआ था, डिनोमिनेटर में एक और जोड़ दे दिया गया ताकि इसका मान कम हो जाए और कोई व्यक्ति उस कोटा को पार कर सके और राष्ट्रपति बन सके। इसलिए क्या था, इसलिए आप अगर नया फॉर्मूला पूछा जाए तो वह कौन हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की कोटा बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है, कुल वोट बटे कुल उम्मीदवार +1 बटे और लास्ट में एक क्या +1 जोड़ देना, जिससे क्या राष्ट्रपति की कोटा निकल जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए अनुच्छेद 55 के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 56 में क्या चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56, तो अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप जानते होंगे 5 वर्ष होता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं अपने पद पर रहते हैं कब से, निर्वाचन से 5 वर्ष तक, जब से निर्वाचन शुरू होता है तब से 5 वर्ष, या पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, ऐसा ही करके 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। तो आपको याद रखना है कब से 5 वर्ष तक रहता है, तो अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, अर्थात जब से वह पद को ग्रहण किया है तब से लेकर क्या होगा 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 56 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 57।
अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई है। अर्थात एक राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है चुनाव के द्वारा। ऐसा नहीं कि वंशानुगत है, वंशानुगत नहीं है। अर्थात अगर कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर से आप चुनाव करके फिर से जीतिए और जितनी बार चाहे उतनी बार आप बन सकते हैं। हालांकि अलग अलग देशों में क्या अलग अलग प्रावधान है। जैसे आप देखिएगा अमेरिका में, वहां पर मिनिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 57 में क्या चर्चा की गई है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 58 में बताया गया राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा की गई है। अर्थात एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला तो यह प्रावधान है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड जो प्रावधान है वह है उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर उम्र 35 वर्ष है तब आप बन सकते हैं। और थर्ड जो एक कंडीशन है, आपकी लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगर आप देखिएगा, अगर ये 3 प्रावधान है, अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो भारत के ऐसे करोड़ों नागरिक होंगे जो इस प्रावधान को पूरा कर सकेंगे। जैसे भारत का नागरिक हो, वो तो सभी भारत के नागरिक है ही। उम्र 35 वर्ष हो तो वो करोड़ों जनसंख्या होंगे जिसका उम्र 35 वर्ष हो। लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात लोकसभा के सदस्य कब बन सकते हैं? तो 25 वर्ष। तो 25 वर्ष तो जब 25 वर्ष हो गया होगा तभी तो वह 35 वर्ष हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता कितनी है? तो वह 25 वर्ष है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए अगर यह 3 योग्यता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा? भीड़ लग जाएगी। लगभग हमको लगता है कि 1000-2000 लोग क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले लेंगे। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जब भी वोट दिया जाता है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं सभी उम्मीदवार पर वोट दिया जाता है। वो हम पिछले क्लास में बताए थे। अगर 2000-3000 व्यक्ति अगर भाग ले लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो क्या होगा? वोट के काउंटिंग में बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए क्या हुआ था, इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें एक क्या नया जोड़ा गया? तो 50 प्रस्तावक। क्या जोड़ा गया? 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक जोड़ा गया। ये क्या होता है उसको हम समझते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की योग्यता क्या है कि भारत के नागरिक होगा, उम्र 35 वर्ष होगा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होगी और क्या होगा? 50 प्रस्तावक एंड 50 अनुमोदक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 50 प्रस्तावक का मतलब क्या होगा? अर्थात जो भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा होते हैं तो वह खुद जाकर प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। जबकि क्या होते हैं जितने भी क्या होती है MP जो होते हैं अर्थात संसद के जो है एक क्या मान लेते हैं संसद है या एक क्या संसद है। इस संसद में 2 कमरा है, एक लोकसभा और एक क्या राज्यसभा। तो इसमें जितने भी मेंबर होंगे उसमें से अगर 50 मेंबर जाकर निर्वाचन आयोग को यह कह दे कि हम इस उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तब निर्वाचन आयोग कहेंगे हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। वह उस सदस्य के बारे में वह निर्वाचन आयोग को कह दिया। कौन? जो 50 सदस्य है इस संसद के, चाहे वह 50 सदस्य लोकसभा का हो या 50 सदस्य राज्यसभा का हो या 10 सदस्य लोकसभा हो 40 सदस्य राज्यसभा हो। इस तरह से अगर 50 सदस्य अगर जाकर किसी भी उम्मीदवार के बारे में कह दे कि हम इस उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तब निर्वाचन आयोग कहेगा ठीक है आप जा सकते हैं। और फिर से क्या होगी? फिर से 50 सदस्य यहाँ जाकर कहना पड़ेगा। अब दूसरा सदस्य जाएगा इसी लोकसभा या राज्यसभा में से दूसरा या दोनों में से 50 सदस्य मिलाकर फिर वह निर्वाचन आयोग के पास जाकर अब क्या होगा? लिखित रूप से देना पड़ेगा कि हम उस जो उम्मीदवार को कहा था उसी उम्मीदवार को कहेगा फिर से कि हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तब क्या हो गया? एक बार तो मौखिक रूप से दिया और एक बार क्या हुआ? वह लिखित रूप से दिया। तब वह क्या होगी? तब वह जो भी उम्मीदवार उसके समर्थक में है, जो 100 समर्थक है उस उम्मीदवार के समर्थक में है, वह जो कैंडिडेट खड़ा हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और उसके समर्थक में जो 100 सदस्य आ गया है, अब वह क्या हुआ? वोट लड़ने के लिए क्या हुआ? वह एलिजिबल हुआ।
अर्थात वह राष्ट्रपति अभी तक बना नहीं है, सिर्फ हुआ क्या हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वह एलिजिबल हुआ कि अब वह कैंडिडेट जो है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन कौन सी है। तो भारत के नागरिक उम्र 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 58 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 के बारे में। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की दशाएं की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की दशाएं की चर्चा की गई है। यह दशाएं क्या होता है, अर्थात राष्ट्रपति बनने की क्या क्या दशाएं होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। तो इसमें पहला जो चर्चा की गई है कि पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसा कर पूछा जाता है क्या कि राष्ट्रपति की योग्यता इनमें से क्या नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा कि भारत में वह व्यक्ति जन्म लेना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है, बल्कि वह सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात कोई अगर अमेरिका का व्यक्ति है, अगर वह भारत में आकर वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भी वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। हालांकि वह भारत में जन्म होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन में यहीं पर लिखा रहता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिखा रहता है कि उस व्यक्ति को यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता के लिए इनमें से क्या शर्तें नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से एक अवश्य रहता है कि वह व्यक्ति भारत में जन्म लेना जरूरी है, वह ऑप्शन कतई नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 59 में क्या चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की दशाएं, राष्ट्रपति की दशाएं मतलब क्या है, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पागल नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो है वह दिवालिया नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और थर्ड जो चीज है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दशाएं में क्या होता है, निगेटिव चीज आती है कि पागल नहीं होने चाहिए। दिवालिया मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने औकात से ज्यादा कर्ज ले लिया हो और उस कर्ज को चुकाने में वह सक्षम नहीं है। अब वह कह रहा है कि या तो हमें कर्ज माफ कर दो या फिर मेरा जान ले लो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। जैसे आप विजय माल्या का नाम सुने होंगे, वह क्या दिवालिया घोषित किया गया। नीरव मोदी का नाम सुने वह क्या दिवालिया घोषित किया गया। तो दिवालिया न हुआ। फिर सेकंड कंडीशन है कि वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब क्या है, सरकारी नौकरी ना हो। वह व्यक्ति जो है वह सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा तो उसे सरकारी नौकरी से रिजाइन देना होगा, तब वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो एक पक्षपात की स्थिति क्या उत्पन्न हो गई। अगर कोई एमएलए या एमपी जो है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो वह उसे तब जो है वह व्यक्ति जो है वह एमएलए या एमपी का पद से वह रिजाइन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वह यहाँ पर कहता है कि यह लोग जो है वह सरकार की नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो यहाँ पर रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सदस्य एमपी हो या एमएलए अगर वह राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है कि उसको रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह नौकरी नहीं कर रहा है, बल्कि वह लोगों की सेवा कर रहा है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर देखा जाए। हालांकि सबको समान अधिकार देना चाहिए, यहाँ पर लगता है कि पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति की दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 59 में चर्चा की गई। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 60 में, अर्थात अनुच्छेद 60 में क्या बातें की गई है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के शपथ अर्थात राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तब कौन दिलाएंगे, तो आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 33+1 होते हैं। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस 33 न्यायाधीश में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए अनुच्छेद 60 तक समझ गए होंगे। 52 से 60 तक आप याद रखिएगा। यहाँ जो हम बताए थे यानी कि
जो हम मुआवजा जो बताए थे, राष्ट्रपति की जो जमानत राशि बताए थे, वह याद रखिएगा। वह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। वह रुपया कहाँ पर जमा होता है, आरबीआई में जमा होता है। कितनी न्यूनतम वोट अगर नहीं होने से क्या होता है, वह राशि जब्त कर ली जाती है। तो 1/6 आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करता है, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।